वेलकम बैक ऑन स्टडी वर्ल्ड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन संबंधी संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स एक एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और इससे पहले फ्रेंड्स हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे पहले वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय तथा जो संधियाँ हुई थी, कन्वेंशंस हुए थे, उनके बारे में एक वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। जलवायु परिवर्तन संबंधी संस्थाएं। सबसे पहले फ्रेंड्स जलवायु यानी कि क्लाइमेट पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन है। यह जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में होने वाले सभी पृथ्वी सम्मेलन के दौरान मूर्त रूप में आई थी। और इस कन्वेंशन का मेन जो एम था वह ग्रीन हाउस गैसों के भयंकर स्तर को रोकना था। क्लाइमेट चेंज में मानवीय हस्तक्षेप को रोकना था। वर्ष 2011 तक इस कन्वेंशन पर विश्व के 194 देशों ने सहमति प्रदान की है। संधि 21 मार्च 1994 से लागू की गई। इसकी पहली बैठक वर्ष 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। तब से लेकर 2015 के पेरिस फ्रांस कन्वेंशन तक कुल 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 22वां सम्मेलन नवंबर 2016 में मार्केस मोरक्को में आयोजित हुआ था। वहीं इस सम्मेलन का 23वां सत्र नवंबर 2017 बॉन जर्मनी में तथा 24वां सत्र का आयोजन दिसंबर 2018 में पोलैंड में के काटोविस में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक ने नवंबर 2014 में जलवायु परिवर्तन पर टर्न डाउन द हीट कन्फ्रंटिंग द न्यू क्लाइमेट नॉर्मल नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज विश्व भर में गरीबी को हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को कमज़ोर कर सकता है। इस रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स फॉलोइंग हैं। टेम्परेचर में तेज़ी से वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन तथा जल आपूर्ति में भारी कमी आएगी। तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तथा ब्राज़ील को सोयाबीन फसल का उत्पादन 70% तक कम कर सकती है। पिघलते ग्लेशियर एंडीज के आसपास के शहरों के लिए खतरा बन सकते हैं और पश्चिम तट पर रहने वाले समुदाय की मछली पालन पूरी तरीके से कम हो सकता है। किसी ठोस कार्यवाही के अभाव में संभावित खतरा यह है कि औसत ग्लोबल टेम्परेचर में इस सेंचुरी के लास्ट तक 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अगर पर्यावरण संबंधित राष्ट्रीय संगठन यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यह कोलकाता में स्थित है और यह पुष्प अध्ययन के लिए है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यह भी कोलकाता में स्थित है और यह प्राणी संसाधनों का अन्वेषण यानी कि एनालिसिस करने के लिए है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र यह कोयम्बटूर में है और पक्षी शोध संस्थान के लिए है। भारतीय वन्य जीव संस्थान यह देहरादून में है और वन्य जीव अनुसंधान में प्रबंधन के लिए है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यह चेन्नई में है तथा पशु कल्याण हेतु भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह चेन्नई में है और जैव विविधता अधिनियम 2002 क्रियान्वयन के लिए है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह नई दिल्ली में है और वन्य जीवों का संरक्षण के लिए है। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट यह संकटापन्न प्रजातियों का प्राकृतिक आवास में संरक्षण के लिए है। यूपी के नोएडा में स्थित है। पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम UNEP
यह नैरोबी के केन्या के नैरोबी में है और यह मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 स्टॉकहोम के परिणाम स्वरूप गठित किया गया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और रेड डाटा बुक जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन, इसे हम ITTO के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करता है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यह पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण करता है। ग्रीन पीस, यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। और यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इस सभी तरह के फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करता है। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, इसे हम ट्रैफिक कहते हैं और यह IUCN व WWF का संयुक्त कंजर्वेशन का प्रोग्राम है। नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी नीड को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं तथा जो इकोनॉमिक्स रूप से संभाव्य और कल्चरल रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले है फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संसाधन। मनुष्य के स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमारे देश ने इतने कदम उठाए हैं। सबसे पहला है वनाधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट एक्ट 2006। भारत सरकार ने वनों के भीतर और आसपास रहने वालों को लघु वन इत्यादि का संग्रहण, स्वामित्व, प्रोसेसिंग, व्यापार और बुनियादी संपत्ति स्वामित्व अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों संबंधी मान्यताएं अधिनियम 2006 को सौंप दिया है। इससे वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक रिपोर्ट में सुधार होगा तथा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG यानी कि शताब्दी के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति वनों के योगदान में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन आयोग, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन NFC। राष्ट्रीय वन आयोग अपनी तरह का पहला आयोग है। पूर्व में गठित इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 28 मार्च 2006 को प्रस्तुत की थी और आयोग ने भारत में वनों की दीर्घावधि बेहतरी के साथ साथ वनों पर आश्रित समुदायों के हितों की रक्षा और साथ ही राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की पारिस्थितिकी सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय वचनबद्धता का भी पालन किए जाने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है आंदोलन और उनका वर्ष और उनका विवरण। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट किया गया था और यह वृक्षों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्टार्ट किया था। साइलेंट वैली, यह भी 1973 में स्टार्ट किया गया था और केरल में वनों के संरक्षण के लिए था। अपिको आंदोलन, यह 1973 में हुआ था और कर्नाटक के वन संरक्षण के लिए किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह 1985 में किया गया था और नर्मदा नदी पर बांध परियोजनाओं का विरोध करने के लिए था। नवधान्य आंदोलन, यह 1987 में हुआ था और जैव विविधता संरक्षण के लिए था। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। सामाजिक वानिकी का प्रयोग किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने वर्ष 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने वर्ष 1986 में भारतीय मिट्टियों को 8 प्रमुख एवं 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में डिवाइड किया। ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज, गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण, इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज, इन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मॉलिक्यूल, एटॉमिक पावर आदि हैं।
कोयला कार्बोनिफेरस के युग में इसका निर्माण हुआ था और उद्योग धंधों की जननी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उत्पत्ति वनस्पतियों समुद्री जीवों से हुई है जो 10 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन में दब गए थे। नेक्स्ट है एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर के दो मेन सोर्सेज हैं, यूरेनियम तथा थोरियम। ये दोनों मेटल पिच ब्लेंड या यूरेनाइट और मोनाजाइट अयस्कों से मिलती हैं। यूरेनियम का जमाव दो प्रकार का होता है, ऐसी सिरा जिसमें अधिकांशतः पिच ब्लेंड रहता है, इसमें 1 से 4% यूरेनियम पाया जाता है। स्थानांतरण जमाव से जो बलुआ एवं कांग्लोमरेट चट्टानों से संबंधित है। 1 kg यूरेनियम में 27,000 टन कोयले के बराबर एनर्जी पैदा करने की क्षमता होती है। विश्व में 11% ऊर्जा एटॉमिक रिसोर्सेज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी तथा सोलर एनर्जी इंक्लूडेड है। इसके अलावा टाइडल एनर्जी, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ओशियन वेव एनर्जी तथा ओशियन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी इसमें इंक्लूडेड हैं, तथा भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और फ्यूल सेल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से वाइट कोल भी कहा जाता है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं करता यह है। बायो एनर्जी WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमान लगाया है कि यदि वायु ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो अभी विश्व से उत्पादित हो रही बिजली का 13 गुना अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे पहले नीदरलैंड में पवन मिल लगाई गई थी। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया देश के 90% से अधिक पवन ऊर्जा फार्म लगे हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। इसका विकास उन स्थानों पर ही होता है जिन स्थानों पर अपरिवर्ती एवं मध्यम वायु हमेशा चलती हो, जो कि 30 से 40 डिग्री अक्षांश पर हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, यह 5 जून 1972 में यूनाइटेड नेशन में हुआ था और इस कन्वेंशन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 पारित किया। यह एनवायरमेंट कंजर्वेशन की दिशा में एक व्यापक एक्ट है और इसमें एनवायरनमेंट के सभी विषयों को इंक्लूड किया गया है। इस एक्ट का मेन एम पर्यावरण में हानिकारक केमिकल्स की अधिकता को कंट्रोल करना है व इकोसिस्टम को पॉल्यूशन से फ्री रखने की कोशिश की गई है। उल्लेखनीय है कि इस एक्ट में 26 धाराएं तथा 4 अध्याय हैं। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 को 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। इस एक्ट की पृष्ठभूमि पर इन्होंने उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल तथ्यों के आधार पर संरक्षण में इनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के नियमों व प्रावधानों को क्रियान्वित करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामान्य एवं व्यापक विधि का निर्माण करना तथा मानव प्राणियों को बचाना व संरक्षित करना।